आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इसके मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 और 25 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, और ये सैंपल पेपर अभी एक दो दिनों में ही आपका सोशल साइंस का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों 27 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो ये वीडियो, ये सैंपल पेपर आपके 27 तारीख के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर हम जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हर साल आपके मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि इस सैंपल पेपर से, इस वीडियो से आपके 27 तारीख के मिड टर्म के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपके सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज में जो हमारा सबसे पहला वाला पेपर है, इसी के पार्ट 2 की वीडियो है। मैं सही कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी बच्चों ने इस पेपर का जो पार्ट 1 है उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तकरीबन 10 से लेके 11,000 बच्चों ने मात्र 4 से 5 दिनों में ही उस वीडियो को देख लिया है। तो यानी कि आप सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी सैंपल पेपर की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, आप इन सभी सैंपल पेपर को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आई बटन में मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें आपके सोशल साइंस के जितने भी हम सैंपल पेपर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उसे सेव भी कर लेना, और उसमें से कोई अगर आपका वीडियो मिस हो जाता है तो देख लेना जाके। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को देखेंगे। पेपर आपका बच्चों 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और पेपर जो है ना, आप चाहे इवनिंग के बच्चे हो चाहे मॉर्निंग के बच्चे हो, पेपर आपको आपके टाइम के हिसाब से 15 मिनट पहले दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ओके, अब देखो, जिस बच्चे को पेपर का पैटर्न पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। पेपर के अंदर आप गा घा ना चा, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 37। अब ध्यान से सुनो, इससे जो पिछली वीडियो थी ना पार्ट 1 वाली, उसमें हमने कई सेक्शन पूरे कर लिए थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने खंड का देखा था, जिसमें 1 से 20 तक ये 1 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 20 MCQs। उसके बाद खंड खा जो है, इसमें 21 से 24 ये आपके 2 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, यानी कि 2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चंस। ओके, जिनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना था। फिर खंड गा था आपका, जिसमें 25 से 29 ये आपके 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न थे, यानी कि 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चंस। ओके, अब इनका आंसर आपको 60 शब्दों में देना था। तो बच्चों, खंड का, खंड खा और गा, इन सभी को मैं पहले ही आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखी है तो उसी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये जो हमारी आज वाली वीडियो है, इसमें हम खंड घा ना और चा, यानी कि बाकी पेपर आज समझेंगे। तो खंड घा के अंदर देखो कैसे क्वेश्चन होंगे। 30 से लेके 33 ये 5 अंक के दीर्घ प्रश्न होंगे, यानी कि 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और आपकी जो चारों बुक्स है ना, हर एक बुक से एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा और अथवा भी मिलेगा। ठीक है, फिर खंड ना आ जाता है आपका, जिसमें 34, 35 और 36 ये 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, केस आधारित, केस स्टडी वाले, पैसेज आधारित। ठीक है, फिर खंड 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 37 एक ही होगा इसमें, मानचित्र आधारित, जो कि 5 नंबर का, लेकिन ये 2 पार्ट में होगा। पहले 37A का जो पार्ट है ये हिस्ट्री से आएगा 2 नंबर का। ठीक है, 37B का भूगोल से आएगा आपका 3 नंबर का। ओके, तो ये है आपका पेपर। अब एक चीज और सुनो, ये जो पेपर है हिंदी मीडियम में तो आपको समझाई दिया, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लो, क्योंकि पेपर को बहुत अच्छे से हम सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम में अच्छे से। ठीक है, साथ ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें। ओके, सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू हैं, आपके 5-5 एमसीक्यू चारों बुक्स से हैं। सेक्शन बी में 21 से 24 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 25 से 29 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। और सेक्शन ए में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन केस बेस्ड। और सेक्शन एफ में आपका मैप वाला 5 नंबर का जाता है, 2 नंबर हिस्ट्री से, 3 नंबर आपके ज्योग्राफी से। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। क्या भूल गया? कि जो आपके मैप है ना, मैप हिस्ट्री और इसके ज्योग्राफी के, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, देख लेना जाके मैप की वीडियो को। ओके, और डिस्क्रिप्शन में भी। अब थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए देखा था, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने शेयर की थी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आप जाके उसे जरूर देखना। ओके, फिर यहाँ पे हमने सेक्शन नंबर बी डिस्कस किया था, 2-2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस थे, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, फिर सेक्शन सी हमने देखा था, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन थे इसके। ओके, तो क्या आप तैयार हो बच्चों आज की वीडियो की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के पेपर का जो हमारा खंड घ है, यानी कि सेक्शन नंबर डी, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। ओके, अब इसमें कैसे क्वेश्चन है? 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, और इन चारों क्वेश्चन में आपको अथवा भी दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चों, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है 30 का। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में ये जो जैकोबियन क्लब था, इसका उदय कैसे हुआ ये बताइए। और इसी के अथवा में पूछा गया है, नेपोलियन के उदय की व्याख्या करो। तो जैकोबियन क्लब का उदय, ठीक, और नेपोलियन का उदय, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, तो हम दोनों के बारे में ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जैकोबियन क्लब और नेपोलियन। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रांस में जो जैकोबियन क्लब था, आखिर इसका उदय कैसे हुआ। ओके, तो देखो हुआ यूं कि फ्रांस में बहुत सारे क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे। अब इन युद्धों की वजह से जो लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इनके जान माल की हानि हो रही थी, इनके रोजगार छिन रहे थे। एक तरीके से जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी, आम लोगों को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। ठीक है, अब इन सभी से जूझने के लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी राजनीतिक क्लब हुआ करते थे, तो इन लोगों ने सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए, उनकी नीतियों के बारे में बातों को करने के लिए, आपस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो विरोधी होते थे, जो आम लोग थे सरकार का विरोध करने वाले, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो राजनीतिक क्लब हुआ करते थे, इनको एक महत्वपूर्ण रैली स्थल बना दिया। ठीक है, अब इन सभी राजनीतिक क्लबों में सबसे इंपॉर्टेंट क्लब था जैकोबियन क्लब, या फिर कह सकते हो जैकोबियन क्लब। ठीक है, अब इसके सदस्य मुख्य रूप से कौन होंगे? जो छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, मोची वगैरह, नौकर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, क्योंकि भाई युद्ध में तो ऐसे ही छोटे लोगों को नुकसान होता है ना। तो सबसे सफल था जैकोबियन। अब जैकोबियन क्लब के सबसे जो महत्वपूर्ण नेता थे, वो थे बच्चों मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, इन्होंने लाल टोपी पहनी हुई थी, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है, साथ ही साथ घुटने के बिना पतलून के साथ गोदी के मजदूर द्वारा पहना था, ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, अब जितने भी ये जैकोबियन के नेता थे या फिर शामिल लोग थे, इन्होंने क्या किया कि समाज में ना अपने आप को धनी वर्गों से और कुलीन वर्गों से अलग दिखाने के लिए इन्होंने निम्न वर्ग के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, यही चीज़ बताई गई लाल टोपी के बारे में। ओके, तो इस प्रकार से फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ भैया, तो आ जाओ। नेपोलियन के उदय को समझते हैं। ठीक है, नेपोलियन का उदय, देखो सबसे पहली बात, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद धनी मध्यम वर्ग को एक बार फिर से सत्ता हथियाने का अवसर मिल गया। जब फ्रांस में जैकोबियन सरकार जो थी ये खत्म हो रही थी, या फिर खत्म हो चुकी थी, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस समय में जब सत्ता किसी के हाथ में नहीं थी, तो जितने भी धनी कुलीन मध्यम वर्ग के लोग थे, इन सभी ने
सत्ता हथियाने का प्रयास किया। ओके, एक नया संविधान बना और इस नए संविधान ने समाज को, जो समाज में गैर संपत्ति वर्ग था, इनको वोट से वंचित कर दिया, यानी कि जिसके पास में भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी वो वोट नहीं दे सकता है, ऐसा ये लागू कर दिया। ठीक है, अब